अंतरिक्ष के मध्य में एक भयानक रोशनी आकाश में चमकती है। ये एक ऐसा सपना है जिसका अंत होता है जब रिया जागती है। वो नहीं जानती कि वो कहाँ है और लगातार मरते हुए लोगों के भयानक दृश्य देखती रहती है, चरम तरीकों से। हालांकि ये एक दुस्वप्न और इस समय वो फर्श पर पड़ी हुई है। उसके शरीर पर कई घाव हैं और याददाश्त चली गई है। स्टेशन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसे बताती है कि उसने असामान्य गतिविधि का पता लगाया है और एक सिस्टम विफलता के कारण स्टैंड बाय पावर को रिबूट किया जाना चाहिए। एक गंभीर रिया उठती है और एक टॉर्च पकड़कर जांच करने के लिए जाती है। जैसे ही वो चलती है उसे कई खून के धब्बे मिलते हैं और यहाँ तक कि एक क्रू मेंबर का शव भी मिलता है। रिया उसके सीने से चाकू निकाल लेती है और दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ उसे एक और शव मिलता है। जब उसे आखिरकार कंट्रोल रूम मिलता है तो वो पावर रिबूट करती है और दरवाजा खोलती है। बाहर उसे एक बहुत ही अंधेरा ग्रह और एक लाश मिलती है, एक राख से भरा शरीर बैग के साथ मृत क्रू मेंबर का। जैसे ही राख गिरती है रिया देखती है और एक परछाई देखती है जो गायब होने से पहले उसकी हरकतों की नकल करती है। रिया नहीं जानती कि वो कहाँ है और चलती रहती है, खोजती रहती है, केवल तभी रुकती है जब वो लगभग एक चट्टान से गिर जाती है। वो ऊपर देखती है और भयानक रोशनी की खोज करती है जो उसके सपने से थी। अचानक रिया प्रदूषित हवा के कारण खांसना और चक्कर आना शुरू कर देती है, इसलिए वो स्टेशन पर वापस भागती है और कुछ समय के लिए गिर जाती है। उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। कंप्यूटर कहता है कि ऑक्सीजन का स्तर खतरे में है। रिया किसी को सुनते हुए महसूस करती है। उसका नाम और चालक दल पर हमला होने के दृश्य जिसमें एक सड़ा हुआ चेहरा भी शामिल है। एक फ्लैशबैक तब उसे चालक दल के साथ मेज पर भोजन साझा करते हुए दिखाता है। उनमें से कुछ ग्रह का पता लगाना चाहते थे और प्रभावित थे क्योंकि वातावरण लगभग सांस लेने योग्य था। वर्तमान में रिया अपनी गर्दन पर एक दवा का पैच लगाती है और ये सोचते हुए स्नान करती है कि वो कहाँ है। फिर वो अपने साथियों के चेहरे देखते हुए कमरों की तलाशी लेती है। एक नोटबुक पर रिया को स्टेशन और खुद की पौधों की देखभाल करते हुए तस्वीरों के बारे में कई नोट्स मिलते हैं। उसी क्षण उसे एक शोर सुनाई देता है और कंप्यूटर एयरलॉक में गति का पता लगाता है। जोन 1। रिया सावधानी से उस क्षेत्र की ओर बढ़ती है और दरवाजे पर किसी को जोर से मारते हुए देखती है। वह चाकू तैयार करती है और जैसे ही वो व्यक्ति उसके गलियारे में कदम रखता है वो उसे जमीन पर धकेल देती है और उसका हेलमेट तोड़ देती है। ब्रियन उसका नाम जानता है और अपना परिचय देता है, इसलिए वो उसे अंदर आने देती है क्योंकि वो फ्लैशबैक से उसका नाम याद रखती है। वो कक्षीय निगरानी पर था और नीचे आया क्योंकि उसे रिया की संकट कॉल मिली थी। जाहिर तौर पर एक सहकर्मी पागल हो गया और दूसरों पर हमला कर दिया, जबकि रिया ब्रियन को शव दिखाती है और उसे बताती है कि उसे ज्यादा याद नहीं है। उन्हें एहसास होता है कि उनके एक सहकर्मी क्लार्क लापता है। ब्रियन अपने मेडबॉट को लाता है जो स्कैन करता है। रिया और उसके घावों पर पट्टी बांधता है जबकि ब्रियन उसे पृथ्वी के बारे में बताता है। 7 अंतरिक्ष यान को उसकी तलाश के लिए भेजा गया था। एक रहने योग्य ग्रह खोजें और बाकी सब विफल रहे हैं। रिया का 7वां जहाज और मानवता का आखिरी सहारा है। वे ग्रह KOI 442 पर उतरे हैं जिसे उन्होंने ऐश उपनाम दिया है। ब्रियन आपातकाल की स्थिति में पृथ्वी के साथ संपर्क में रहने और कार्य करने के लिए कक्षा में है। रिया को आकाश में जो रोशनी दिखाई दी वह कक्षीय जहाज था। मेडबॉट द्वारा रिया की देखभाल समाप्त करने के बाद ब्रियन स्कैन को देखता है और बताता है कि उसके मस्तिष्क में कुंदबल आघात के कारण सूजन है जो स्मृतिलोप की व्याख्या करता है। रिया अभी भी निराश है और ब्रियन उसे बताता है कि उसने कार्यक्रम में इसलिए शामिल हुई क्योंकि वो जवाब खोजना और ब्रह्मांड में क्या है ये जानना चाहती थी। बाद में रिया सोने की कोशिश करती है लेकिन उसका दरवाजा बंद नहीं रहता। वह एक सहकर्मी को दरार से घूरते हुए देखती रहती है जो उसे चमक देता है। वह एक भयानक राक्षस पर ध्यान केंद्रित करती है और शांत होने और महसूस करने की कोशिश करती है कि सभी दरवाजे बंद हैं। बाद में रिया स्टेशन से शवों को निकालने के लिए तैयार होती है। वह क्लार्क के बारे में चिंतित है और सोचती है कि अगर वो ग्रह पर कहीं है। ब्रियन सोचता है कि उन्हें क्लार्क को भूल जाना चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी स्थिति पर यह बताते हुए कि उनकी ऑक्सीजन कम है, उनकी प्राथमिकता निकलना होना चाहिए क्योंकि कक्षीय जहाज अब हर घंटे स्टेशन के साथ जुड़ता है और अगली पंक्ति 12 घंटे में होगी। अचानक रिया को मृत चेहरा हिलता हुआ दिखाई देता है और हमले की और चमकें दिखाई देती हैं। इसलिए वो दहशत में स्टेशन पर वापस भागती है। जब ब्रियन उसकी जांच करता है तो वो झल्ला उठती है और कहती है कि उसे बस आराम करने की जरूरत है। फिर रिया सभी खून के साथ कमरे में जाती है और उठाने की कोशिश करती है, कुछ कैंची, लेकिन जब वो खुद को एक सहकर्मी को चाकू मारते हुए देखती है तो वो उन्हें गिरा देती है। रिया कमरे में भागती है और शांत होने से पहले एक और दवा का पैच लगाती है। एक बार जब वो शांत हो जाती है तो वो ब्रियन को ढूंढती है और अपने प्रकोप के लिए माफी मांगती है। जबकि वे बाहर भयानक रेतीले तूफान को देखते हैं, रिया को अपने साथियों की मौत के दृश्य दिखाई देते रहते हैं और ब्रियन पुष्टि करता है कि वो उनमें से एक को डेट कर रही थी। तभी कंप्यूटर उन्हें बताता है कि पतवार टूट गई है और ऑक्सीजन का स्तर गंभीर है। जोड़ी उठती है और तब तक कमरों की तलाशी लेती है जब तक उन्हें दीवार में एक छेद नहीं मिल जाता। औजारों के साथ रिया अंदर जाती है और सबूत पाती है कि कोई पहले से ही यहाँ रहा है।
उसे एक अजीब शोर सुनाई देता है और उसका पीछा करने लगती है, लेकिन मार्ग पार करने के लिए बहुत संकरा हो जाता है। रिया के पास अपना हेलमेट उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो अब ब्रियन से बात नहीं कर सकती है और आसानी से सांस लेगी। अब वो आसानी से आगे बढ़ सकती है और धातु के ढीले टुकड़े को ढूंढ सकती है जो शोर कर रहा है। जबकि रिया छेद को ठीक करने पर काम करती है, एक हाथ अंदर पहुंचता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसे एक पिघलते हुए हाथ का एक और दृश्य दिखाई देता है। हाथ जल्दी से गायब हो जाता है। ये भी एक मति भ्रम है और रिया काम खत्म करने के लिए जल्दी से मुख्य कमरे में वापस चली जाती है। वो ब्रियन को अपने कुछ दृश्यों के बारे में बताती है। वो सिद्धांतित करता है कि क्लार्क किसी ऐसे रोगजनक के संपर्क में आया जिसने एक मनोविकृति का दौरा शुरू कर दिया, जैसे कि रेबीज। ब्रियन झल्ला उठता है क्योंकि वो उसे याद दिलाता है कि उनके पास अपनी ऑक्सीजन का 30% ही बचा है और अगली पंक्ति 5 घंटे में हो रही है। इसलिए रिया को क्लार्क को बचाने और जवाब खोजने के बारे में भूल जाना चाहिए और भागने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खुद को व्यस्त रखने के लिए रिया फिर से अपने साथियों के कमरे खोजती है और अपने प्रेमी केविन को याद करती है, जिसका इस्तेमाल वो उसके लिए संगीत बजाने के लिए करती थी। अचानक वो खुद को पास में एक ड्रोन पहने हुए सुंदर कपड़ों में एक जंगल में देखती है। केविन जमीन में एक सुरंग को बहुत देर तक देख रहा है, जिससे एक बहुत ही चमकीली रोशनी निकलती है। जब केविन कहता है कि ये दुखता है तो सेटिंग बदल जाती है और अब उसे रिया द्वारा स्टेशन में चाकू मारा जा रहा है। एक राक्षसी शोर से जागने के बाद रिया उठती है, सोच रही है कि उसने क्या देखा। वो जांच करती है और एक गड़बड़ स्क्रीन के पास ड्रोन पाती है। रिया ड्रोन को मेडबॉट से जोड़ती है और चालक दल के ग्रह की खोज की रिकॉर्डिंग पाती है। पीछे कुछ चट्टानों ने धातु से ढकी एक सुरंग का खुलासा किया। टीम को एहसास हुआ कि पूरा वातावरण भी निर्मित था, जिसका मतलब है कि कोई पहले से ही यहाँ टेराफॉर्म कर चुका था। अचानक सुरंग में चमक आई और ऊर्जा ने चेहरे पर एक लड़के को मारा, जिसने उन्हें उड़ते हुए भेज दिया। जब उन्होंने उसकी जांच की तो उन्हें उसका हेलमेट टूटा हुआ और उसका चेहरा जला हुआ मिला। फिर धुआं, लपटें और बिजली शुरू हो गई। सुरंग से बाहर आने के लिए और ड्रोन ने कई दूरस्थ स्थानों पर एक ही चीज रिकॉर्ड की। ब्रियन रिया को देखते हुए बाधित करता है और उस पर सब कुछ जानने का आरोप लगाता है, लेकिन वो कसम खाता है कि वो नहीं जानता। वो केवल इतना जानता था कि टीम ने एक मिशन पर स्टेशन छोड़ दिया और संचार बंद हो गया। रिया उस पर विश्वास नहीं करती है और वे थोड़ी देर के लिए बहस करते हैं, इससे पहले कि वो उसे बताती है कि उसके दृश्यों से पता चलता है कि उसने कुछ साथियों को मार डाला। उसे ये जानने की जरूरत है कि वे असली हैं या नहीं, और यही कारण है कि वो रुकना चाहती है। वो ये भी स्वीकार करती है कि जब उसके दवा के पैच फीके पड़ जाते हैं तो उसे यादें वापस आती हैं। एक क्रोधी ब्रियन अगली पंक्ति को याद करने से इनकार करता है और कहता है कि वो पैच के बिना उस पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि वो खतरनाक हो सकती है। उनका पहला काम पृथ्वी को टेराफॉर्मिंग तकनीक के बारे में बताना है, जो उन्हें मिली है, जो मानवता को बचा सकती है। कुछ क्षण बाद जब रिया स्नैपिंग और पैकिंग कर रही होती है तो ब्रियन माफी मांगने आता है। सुनिश्चित करें कि वो एक नया पैच लगाती है। पैच कम प्रभावी होते दिखते हैं। ब्रियन उसकी गर्दन पर दूसरा लगाता है। उसके जाने के बाद रिया को चक्कर आता है और वो एक पैच हटा देती है, जिससे एक स्मृति ट्रिगर होती है। उसे याद आता है कि लड़कों में से एक ने उस पर हमला किया था, जिससे उसे वापस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके वार ज्यादा नहीं लगे और वो आसानी से हार गई। लेकिन जब लड़के ने उसे गला घोंटने की कोशिश की तो वो कैंची पकड़ने और उस पर हमला करने में कामयाब रही, ताकि वो पीछे हट जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कितनी बार चाकू मारा। आदमी हिलता रहा, इसलिए रिया मेज के नीचे छिप गई ताकि उसे पेट में चाकू मार सके। पैर और उसे गिरने दिया। फिर वो उस पर बैठ गई और बार बार उसे तब तक चाकू मारती रही जब तक वो मर नहीं गया। वर्तमान में रिया अपने बिस्तर पर गिर जाती है, लेकिन भयानक दृश्य उसे जगा देते हैं। वो निष्कर्ष निकालती है कि रोगजनक ने पूरे दल को संक्रमित कर दिया और यही कारण है कि उन्होंने उसे मार डाला। उसी क्षण उसे एक अजीब शोर सुनाई देता है और वो उसका पीछा करती है, ये सोचकर कि ये ब्रियन है। केवल क्लार्क को एक सूट में पाती है। एक डरी हुई रिया भाग जाती है और एक वेल्डर पकड़ लेती है और वेंट में छिप जाती है, जहां उसे झटका लगता है ब्रियन को जले हुए चेहरे के साथ मृत देखकर। जब क्लार्क वेंट के अंदर देखता है तो रिया उस पर कूद पड़ती है और लड़ाई छिड़ जाती है। कुछ वार करने के बाद रिया वेल्डर को सक्रिय करती है और क्लार्क मेज का उपयोग उसे सूट से रोकने की कोशिश करने के लिए करती है। रिया मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाती है। क्लार्क उसका पीछा करता है और उसे बुझाने वाले यंत्र से मारता है ताकि आग बुझ जाए। आग बुझने के बाद भी लड़ाई जारी रहती है, क्योंकि महिलाएं कई कमरों से गुजरती हैं जब तक कि वे बाथरूम तक नहीं पहुंच जाती। बाथरूम में क्लार्क दीवार पर रिया का चेहरा मारता है, जिससे उसे उसी चीज की याद आती है। रिया क्लार्क के हेलमेट से शावर को जोड़ती है और पानी चालू करती है, जिससे धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। ये महसूस करते हुए कि उसने क्या किया है, रिया क्लार्क के शरीर को मेडबॉट के पास ले जाती है, लेकिन ये जीवित लोगों को वापस नहीं ला सकता है। ये कोई संक्रमण भी नहीं पाता है, जिसका मतलब है कि क्लार्क ने उससे इसलिए लड़ाई की क्योंकि रिया ने पहले उस पर हमला किया था और शायद सोचा था कि वो संक्रमित है। कंप्यूटर घोषणा करता है कि अगली पंक्ति आने वाली है, इसलिए रिया उठती है और बाहर जाती है।
क्लार्क के शरीर को एक बैग में डालकर वो शटल पर चढ़ती है और कुछ खून और टूटी हुई चीजें देखकर हैरान हो जाती है। परेशान होकर वो कंप्यूटर की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि शटल कक्षीय अंतरिक्ष यान तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद रिया स्टेशन पर लौटती है और 2 और पैच लगाती है। फिर वो ब्रियन के शरीर को पुनः प्राप्त करती है और मेडबॉट को स्कैन करती है। परीक्षण से निष्कर्ष निकलता है कि ब्रियन 51 घंटे से मृत है, जिसका कोई मतलब नहीं है। रिया को आवाजें सुनाई देती हैं जो कहती हैं कि ये उसकी गलती है, और जब कंप्यूटर एक असामान्य जीवन रूप का पता लगाता है तो वो झल्ला उठती है। वेल्डर को हाथ में लेकर रिया जहाज की तलाशी तब तक शुरू करती है जब तक उसे शुरुआत से रहस्यमय छाया नहीं मिल जाती। ये ब्रियन का रूप लेता है और रिया को एहसास होता है कि इसी चीज ने उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया था। एक और भयानक दृश्य के बाद रिया जम जाती है और निष्कर्ष निकालती है कि ये संक्रमण ही है। ये खुद को उसके शरीर का हिस्सा कहता है और उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए छूता है। उसकी उंगलियां अंदर चली जाती हैं। उसकी त्वचा के माध्यम से रिया एक और स्मृति देखती है। टीम के स्टेशन पर लौटने के बाद 2 लोगों ने दीवारों में प्राणी को पाया और तभी उन्होंने कक्षीय जहाज के साथ संचार खो दिया। जबकि ब्रियन शटल में ग्रह पर उड़ा और स्टेशन में प्रवेश किया, चालक दल को अजीब प्राणी मिला जो उनके कंप्यूटर में घुस रहा था। ये वही एलियन था जिसने दीवार में छेद किया था और इसका इस्तेमाल पूरे जहाज में फैलाने के लिए किया। चालक दल रिया को छोड़कर भागना चाहता था, जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि प्राणी को हराने से उन्हें टेराफॉर्मिंग तकनीक तक पहुंच मिलेगी, जो हमेशा उनका मिशन लक्ष्य था। उसने कंप्यूटर में एलियन से एक नमूना लिया और उसे उसमें देखा ताकि स्वप्रतिकृति तकनीक की खोज की जा सके। हालांकि नमूना बढ़ने लगा और पकवान पर हमला कर दिया। इसने एक सहकर्मी पर हमला किया। इसने उसका सिर हिलाया और उसकी नाक और उसके बाद उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया, जिससे वो लड़ाई शुरू हो गई जो रिया को कैंची से मारकर समाप्त हुई। जबकि क्लार्क ने रिया को दूर खींच लिया, केविन ने शरीर की जांच की, जो अचानक उठ गया और हांफना शुरू कर दिया। रिया ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए दौड़ी और उन्होंने मिलकर अपने दोस्त के शरीर में एलियन से लड़ना शुरू कर दिया। प्राणी ने स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष यात्री को सुपर ताकत और बेहतर सजगता दी, क्योंकि ये एक साथ 2 लोगों से आसानी से लड़ सकता था। जब केविन मरने वाला था तो रिया ने उसका नाम पुकारा और उसका खोपड़ी का हिस्सा फेंक दिया। नाम सुनकर उनके दोस्त ने 1 सेकंड के लिए होश में आया, लेकिन केविन ने उसका गला नहीं काटा और नहीं काटा। एलियन उसके मुंह से बाहर आया और केविन में प्रवेश कर गया। केविन ने रिया का पीछा किया और उसका सिर तोड़ दिया। दीवार पर जब वो उसे खत्म करने वाला था तो एक सूट पहने क्लार्क ने उससे लड़ने के लिए पहुंचा। वो कुछ वार करने में कामयाब रही, लेकिन केविन ने उसे हरा दिया और लगातार मुक्का मारकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। उसका चेहरा उसी क्षण ब्रियन अंदर चला गया और केविन के भयानक चेहरे से डर गया, इसलिए वो वेंट में छिपने के लिए भाग गया। हालांकि केविन ने उसका पीछा किया और जल्दी से उसे एक पाइप से मार डाला। इस बीच रिया ने क्लार्क के सिर पर एक नया हेलमेट रखा और उसे सुरक्षा के लिए स्टेशन छोड़ने के लिए मजबूर किया। फिर उसने केविन की कोमल आवाज सुनकर एलियन को फंसाने के लिए रसोई से एक चाकू निकाला। रिया ने गिरने का नाटक किया और एक बार जब वो काफी करीब आ गया तो उसने उसे चाकू मार दिया। एलियन तुरंत उसका शरीर छोड़कर उसके माथे के घाव से अंदर चला गया। इससे पहले कि वो नियंत्रण कर पाता, रिया ने बहुत सारी दवा लेने के लिए दौड़ी, जिसने उसकी यादों और प्राणी की शक्ति दोनों को अवरुद्ध कर दिया। अजीब उपस्थिति जो कंप्यूटर तब से महसूस कर रहा था जब से वो उठी है, उसके शरीर में हमेशा रही है। वर्तमान में परजीवी उसके दिमाग में बात करता रहता है, ये कहते हुए कि इंसान अक्षम है और आत्मविनाश के लिए अभिशप्त हैं, इसलिए वो अपनी तकनीक साझा नहीं करना चाहता। रिया उसे नियंत्रित करने नहीं देती और अपने पैच हटा देती है, जिससे ब्रियन सहित सभी मतिभ्रम समाप्त हो जाते हैं जो कभी उसके साथ नहीं था। कंप्यूटर घोषणा करता है कि ऑक्सीजन का स्तर एक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है, जबकि रिया मेडबॉट स्कैन करती है। इस बार रोबोट परजीवी का पता लगाता है और दर्दनाक रूप से उसके माथे के घाव में एक यांत्रिक भुजा डालकर उसे हटा देता है। इसमें कई मिनट लगते हैं और रिया का दिल धड़कना बंद हो जाता है। लेकिन एक और तेज रोशनी देखने के बाद वो समय पर जाग जाती है ताकि रोबोट को एलियन को हटाते हुए देख सके, जो तुरंत भाग जाता है। रिया सोचती है कि ये खत्म हो गया है, लेकिन प्राणी ब्रियन का रूप ले लेता है और उस पर फिर से हमला करने के लिए एक भयानक रूप में बदल जाता है। एक नई लड़ाई शुरू होती है और एलियन रिया का गला घोंटने की कोशिश करता है, जबकि अपने स्पर्शकों से उसे मारता है। वो एक गिरा हुआ पेचकश पकड़ती है और उसे दूर करने से पहले प्राणी के माथे पर वार करती है। फिर रिया एलियन से फिर से लड़ने से पहले सूट पहनने में कामयाब हो जाती है। वो उसे छाती में कुछ और बार वार करती है और भागने से पहले कुछ और बार मारती है, एक और कमरे में वेल्डर लेने के लिए। प्राणी उसके बाद जाता है, जबकि उसका शरीर लगातार बदलता रहता है। ये रिया को एक प्रयोगशाला में पकड़ लेता है, जहां वो एक स्प्रे कैन पर आग लगाती है, जिससे विशाल लपटें पैदा होती है जो अंततः राक्षस को जलाकर मार देती है। उसके बाद रिया पूरे स्टेशन में आग लगा देती है और शटल पर वापस भाग जाती है। इस बार वो सिस्टम को काम करवाती है और उड़ान भरती है। ग्रह के साथ संरेखित होने पर समय पर वायुमंडल से होते हुए कक्षीय जहाज तक पहुंचती है।